नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी साहित्य में छंद के बारे में अध्ययन करेंगे कि हिंदी साहित्य में छंद जो है, हिंदी साहित्य BA पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हिंदी साहित्य में छंद, हिंदी साहित्य में छंद। मैंने आपको पूर्व की क्लासें जो हैं उनमें बताया था कि काव्य के जो है कुछ अंग होते हैं, जिन अंगों से मिलकर के काव्य की जो है रचना होती है या उन अंगों से मिलकर के काव्य बनता है। उन अंगों में मैंने आपको बताया था पूर्व की क्लास में कि उसमें एक जो है छंद भी एक अंग है, छंद भी एक अंग है। और ये अंग किसका है? काव्य का अंग है। छंद जो है वो काव्य का एक अंग है। यानी काव्य की जो रचना होती है, काव्य जिनसे बनता है, उनमें जो है ध्वनि एक काव्य का अंग है, रस एक काव्य का अंग है, अलंकार एक काव्य का अंग है, छंद एक काव्य का अंग है, वक्रोक्ति एक काव्य का अंग है, रीति एक काव्य का अंग है। ये काव्य के विभिन्न अंग हैं और इन अंगों में छंद भी जो है एक काव्य का एक अंग है। तो यहाँ जो है हम छंदों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो हिंदी साहित्य में बी पार्ट फर्स्ट के भी काम आएंगे और बी पार्ट सेकंड के भी काम आएंगे और फर्स्ट के भी काम आएंगे, थर्ड के भी काम आएंगे। यानी छंद जो है, क्योंकि काव्य जो है हम बी पार्ट फर्स्ट में पढ़ते हैं, काव्य जो है हम बी पार्ट सेकंड में पढ़ते हैं और काव्य जो है बी पार्ट थर्ड में भी पढ़ते हैं। छंद जो है ये तीनों जो है कक्षाओं के लिए काम आएगा, क्योंकि यह एक काव्य का जो है अंग है, यह एक काव्य का अंग है। अब यहाँ जो है छंदों में रचना को पद्य कहा जाता है। यानी छंदोमयी रचना को पद्य कहा जाता है। देखिए काव्य के दो भेद हैं, काव्य के दो भेद हैं, एक गद्य काव्य है और एक पद्य काव्य है। मैंने आपको पहले की जो क्लास ली उनमें बताया था काव्य के बारे में। अभी काव्य जो है कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ जो है काव्य जो है दो प्रकार का होता है, एक गद्य होता है और एक पद्य होता है। तो यहाँ मैंने लिखा कि छंदोमयी जो रचना है, छंदोमयी यानी छंदों से बधी हुई या जिस काव्य में छंदों का प्रयोग किया जाता है वह काव्य पद्य कहलाता है। तो छंदोमयी रचना जो है उसको पद्य कहा जाता है। तो पद्य किसे कहते हैं? जिसमें छंदों का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये है कि गद्य जो है काव्य का दूसरा जो भेद है गद्य, इस गद्य में जो है छंदों का जो है प्रयोग, छंदों का प्रयोग नहीं किया जाता है। नहीं, मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा कि छंदोमयी रचना को पद्य कहा जाता है। और काव्य के मैंने आपको दो भेद बताए, एक गद्य है एक पद्य है। तो इसका मतलब क्या है कि गद्य जो हमारा काव्य है, गद्य काव्य जो है उसमें छंदों का प्रयोग नहीं किया जाता है। पद्य या छंदोमयी रचना अनेक चरणों में विभक्त होती है। पद्य या छंदोमयी रचना अनेक चरणों में विभक्त होती है। यानी जो छंदोमयी रचना है या जो पद है, पद्य जो काव्य है वह पद्य काव्य अनेक चरणों में विभक्त होता है। और प्रत्येक चरण में भाई पद्य जो है वो चरणों में विभक्त होता है। पद्य जो है वो विभिन्न चरणों में विभक्त होता है और उन चरणों के जितने चरण हैं उन चरणों में विभिन्न वर्ण और मात्राएं होती हैं। तो
प्रत्येक चरण में वर्णों या मात्राओं की एक निश्चित संख्या होती है। यानी जो पद्य के जो चरण हैं उन चरणों में विभिन्न मात्राएं या विभिन्न जो वर्ण हैं वो वर्णों में और मात्राओं में विभक्त होता है या वर्ण या मात्राओं की निश्चित संख्या होती है। गद्य या छंदोही रचना अनेक वाक्यों में विभक्त होती है। गद्य जो है वो गद्य अनेक वाक्यों में विभक्त होती है यानी गद्य जो है वो अनेक वाक्यों में विभक्त होता है और पद्य जो है वो अनेक चरणों में विभक्त होता है। यहाँ स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए कि पद्य जो है उसमें पद होते हैं, पद्य जो है उसमें चरण होते हैं और चरण जो है विभिन्न चरणों में वर्णों की और मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। और गद्य में क्या होता है, गद्य में अनेक वाक्य होते हैं, यानी गद्य जो है उसमें अनेक वाक्य के रूप में विभक्त होता है, पर इन वाक्य में वर्णों या मात्राओं की संख्या निश्चित नहीं होती है। यानी जो पद जो है वो अनेक वाक्यों में विभक्त है, लेकिन उन वाक्यों में वर्ण या मात्राएं जो है उनकी संख्या निश्चित नहीं होती है। जबकि पद में क्या है, वर्ण और जो मात्राएं हैं उनकी संख्या जो है निश्चित होती है। भाई वाक्य जो है गद्य में अनेक वाक्य होते हैं तो उन अनेक वाक्यों में ना तो वर्णों की मात्रा निश्चित होगी और ना ही उसमें मात्राओं की जो है संख्या निश्चित होगी। लेकिन पद्य जो काव्य है हमारा, उस पद्य काव्य में वर्णों की और मात्राओं की जो है वो संख्या निश्चित होगी और पद्य जो है वो अनेक चरणों में विभक्त होता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर अपन देखें, प्रभु ने तुमको कर दान किए, प्रभु ने तुमको कर दान किए, प्रभु ने तुमको कर दान किए। सब वांछित वस्तु विदान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, तुम प्राप्त करो उनको न आओ। फिर है किसका यह दोष कहो, फिर है किसका दोष कहो। तो ये एक क्या हो गया, ये एक पद हो गया और इस पद के कितने चरण हैं, ये 4 चरण है। ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण। तो पद रचना में या पद काव्य में चरणों में विभक्त होता है और इन चरणों में मात्राओं की और वर्णों की संख्या जो है वो संख्या निश्चित होती है, यानी मात्रा जो है मात्राओं की संख्या निश्चित होगी। जैसे ये एक पद है, इसमें मात्राओं की संख्या निश्चित होगी, जैसे इसमें जो है वर्णों की संख्या निश्चित होगी, तो इसमें जो है वर्णों की संख्या जो है वो निश्चित है। तो इस रचना में 12 वर्ण हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये क्या है, 12 वर्ण जो है ना, इसमें 12 वर्ण निश्चित है। इस पद रचना में 12 वर्ण निश्चित है। तो
पद्य काव्य में या तो मात्राओं की संख्या निश्चित होगी या वर्णों की संख्या निश्चित होगी। जैसे इसमें जो है 12 वर्ण निश्चित है। अब अपन यहाँ जो है देखने वाली बात यह है वर्ण और मात्राएं। भाई हम छंद को जब समझ पाएंगे जब हम वर्णों के बारे में हमारे को ज्ञान होगा और मात्राओं के बारे में हमारे को ज्ञान होगा। अगली मात्राएं जो है किसे कहते हैं और वर्ण जो है किसे कहते हैं। वर्ण के बारे में तो आप जानते ही हो कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है उसे वर्ण कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो वर्ण भी जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वर्ण जो है पूर्व कक्षाओं में पढ़ा होगा कि वर्ण जो है 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला जो है आपको पता है व्यंजन वर्ण और दूसरा जो है स्वर वर्ण। क्योंकि वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे कै जो है एक कै क्या है वर्ण है, ए जो है ए एक क्या है वर्ण है। तो ए जो है वो स्वर वर्ण है और कै जो है वो क्या है व्यंजन वर्ण है। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, हर्ष और दीर्घ। हर्ष और दीर्घ। वर्ण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक मैंने आपको बताया स्वर और एक व्यंजन। ये दोनों क्या है ये वर्ण है। ये दोनों क्या है वर्ण है। एक स्वर है और एक व्यंजन है। एक स्वर है एक व्यंजन है। तो वर्ण जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक को हर्ष बोला जाता है और एक को दीर्घ बोला जाता है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक हर्ष और एक दीर्घ। छंद शास्त्र में हर्ष जो है उसकी एक मात्रा गिनी जाती है और दीर्घ जो है उस दीर्घ की 2 मात्रा गिनी जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं यहाँ पे ये भी आपको स्पष्ट कर दूँ कि मात्राएं जो हैं वो मात्राएं स्वर की ही गिनी जाती है। मात्राएं किसकी गिनी जाती हैं? मात्राएं स्वर की ही गिनी जाती है। और कोई भी जो है व्यंजन जो है वो बिना स्वर की सहायता के बोला नहीं जाता है। जैसे कै जो है कै एक व्यंजन है, लेकिन इस कै में जो है ए मिला हुआ है, तो बराबर कै। कै में क्या मिला हुआ है? ए मिला हुआ है, तो ए स्वर इसमें मिला हुआ है। तो बिना स्वर की सहायता के हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते, या व्यंजन का जो निर्माण है वो स्वर की सहायता से ही व्यंजन का निर्माण होता है। तो यहाँ जो है ये जो वर्ण है ये वर्ण यहाँ पर ह्रस्व वर्ण है। क्या है? ह्रस्व वर्ण है। और अगर यही जो है मैं यहाँ पे का कर दूँ तो का में का जो है का में आ मिला हुआ है, कै प्लस का बराबर का। तो ये का जो है ये दीर्घ हो गया, ये दीर्घ हो गया, क्योंकि इसमें आ जो है आ की 2 मात्रा गिनी जाती है। देखिए जब मात्राओं की जो गिनती है वो वर्ण के बोलने वाले समय से गिनी जाती है। यानी एक वर्ण को बोलने में कम समय लग रहा है, जैसे कै है, कै को बोलने में कम समय लग रहा है, और का को बोलने में जो समय है वो समय ज़्यादा लगता है। तो उसकी जो है मात्राएं जो है वर्ण जो है उसके बोलने में लगने वाले समय के आधार पर गिनी जाती है। तो ह्रस्व को जो है लघु भी कहते हैं, ह्रस्व को लघु भी कहते हैं, और दीर्घ को जो है गुरु कहते हैं। यानी ह्रस्व जो व्यंजन है या वर्ण है, इस वर्ण को लघु
वर्ण और दीर्घ वर्ण भी कहा जाता है। यानी स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि वर्ण दो प्रकार का होता है, एक हर्ष होता है, एक दीर्घ होता है। और हर्ष और दीर्घ कैसे होता है ये मैंने आपको बताया कि वर्ण के उच्चारण में जो लगने वाला जो समय है उस समय के आधार पर हमने उसको जो है हर्ष और दीर्घ में जो है विभाजित कर दिया। और हर्ष वर्ण को लघु बोला जाता है और दीर्घ जो वर्ण है उसको गुरु भी बोला जाता है। लघु वर्ण की एक मात्रा गिनी जाती है, लघु वर्ण की एक मात्रा गिनी जाती है और गुरु जो वर्ण है उसकी दो मात्रा गिनी जाती है। छंद शास्त्र में दो से अधिक मात्राएं किसी वर्ण की नहीं गिनी जाती हैं। देखिएगा यहाँ स्पष्ट ये ध्यान रखें कि छंद शास्त्र में दो से अधिक मात्राएं किसी की भी नहीं काउंट की जाती हैं, गिनी जाती है। यानी जो वर्ण है उस वर्ण की या तो एक मात्रा गिनी जाएगी या फिर दो मात्राएं गिनी जाएगी। छंद शास्त्र में या छंदों में तीन जो मात्राएं हैं, तीन मात्राएं वो किसी की भी नहीं गिनी जाती है, किसी की भी नहीं गिनी जाती है। यानी एक मात्रा गिनी जाएगी या दूसरी मात्रा गिनी जाएगी। किसी छंद शास्त्र में तीन मात्राएं किसी भी वर्ण की जो है गिनी नहीं जाती है। मात्रा केवल स्वर की होती है। मैंने आपको पहले बताया कि मात्राएं जो हैं वो मात्राएं केवल स्वर की होती हैं, मात्राएं केवल स्वर की ही होती हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो व्यंजन है वो व्यंजन बिना स्वर की सहायता के उच्चारित ही नहीं होता है। तो मात्राएं केवल स्वर की ही गिनी जाती हैं। कल हम जो है वर्ण और मात्राओं के बारे में और अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।